Hello students, myself Vijay. Today we are going to start Marathi chapter number 2 श्यामचे बंधुप्रेम. लेखक साने गुरुजी. श्यामचे बंधुप्रेम या पाठाचे लेखक आहेत साने गुरुजी म्हणजेच पांडुरंग सदाशिव साने. मराठी साहित्यामध्ये साने गुरुजी या नावानेच प्रसिद्ध. साने गुरुजींनी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सुद्धा मोलाचे कार्य केलेले आहे. तर श्याम, साने गुरुजी मतलब श्याम. श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. साने गुरुजी, श्याम यानी साने गुरुजी. साने गुरुजी को बचपन में श्याम के नाम से जाना जाता था. तो श्याम जो है, यही श्याम इसके मन में अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने लहान भावंडांचा विषय मतलब अपने छोटे भाइयों के लिए जो एक प्यार था, एक अपनापन था, उसके साथ साथ मम्मी ने जो संस्कार किए थे, आई ने दिलेली शिकवण मतलब मम्मी ने जो संस्कार किए थे, उसका वर्णन इस लेसन में हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बड़े भाई के मन में छोटे भाई के लिए कितना प्यार होता था, कितना प्यार होता है, उसके बारे में इसमें बताया है. या फिर एक छोटे भाई के लिए प्यार और बड़े भाई के लिए आदर किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में इस लेसन में बताया है. तो लेट स्टार्ट. श्यामचे बंधुप्रेम. मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो. शाळा सुरू झाली, पावसाळा सुरू झाला. तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले. मे महिन्याची सुट्टी संपून, मे महिन्याची सुट्टी संपली होती. वेकेशन, फाइनल एग्जाम नंतर, फाइनल एग्जाम के बाद जो हमें वेकेशन लगता है कि अप्रैल मई का, जैसे अप्रैल मई का वेकेशन ख़त्म होता है, उसके साथ साथ स्कूल शुरू होती है. और स्कूल के साथ साथ और एक मौसम ने करवट बदल ली है और एक बदलाव मौसम में होता है कि गर्मी जो है, गर्मी खत्म करने वाला बारिश है, इस बारिश की शुरुआत होती है. सो लेखक जो है अपने गांव से दूर दापोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दापोली तालुका है, तो वहाँ पे वो हायर स्टडी के लिए जा रहा था. तो वेकेशन के लिए घर पे आया था, वापस वही दापोली में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है. शाळा सुरू झाली, पावसाळा सुरू झाला, स्कूल स्टार्ट हो गई थी, उसके साथ साथ बारिश को भी शुरुआत हो गई थी. तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले. तप्त मतलब गरम. तप्त मतलब क्या? गरम. तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले मतलब बारिश की वजह से जो गर्मी हुई थी, गर्मी कम हो रही थी, गर्मी को शांत करे थे मेघ, बारिश. तापलेल्या जमिनीवर पानी पड़े. जमीन जो गर्म हुई थी गर्मी की वजह से, उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही है, तो पानी पड़े, ऐसे बारिश की बूंदें गिरी है. और उसके बाद तुमने देखा होगा जब मिट्टी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो कैसे खुशबू आती है, वह कैसा सुंदर वास उठे. और उसने कहा कि जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरने के बाद कैसे सुगंध, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो. जून मध्ये जेव्हा नवीन पावसाला सुरुवात होते, जब नई नई बारिश होती है, उस समय मिट्टी से एक सौंधी खुशबू आती है, मातीतून एक सुंदर असा वास सुटत असतो. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. किसी ने कहा है कि हमारी जो पृथ्वी गंधवती, गंधवती मतलब जिसमें बहुत सारी खुशबू, तो हमारी पृथ्वी ऐसे गंधवती है, ऐसे किसी ने वचन किया है. तो सचमुच जब बारिश की बूंदें गिरती है और मिट्टी से जो खुशबू आती है, तो हमें याद आता कि किसी ने जो गंधवती कहा है वो बहुत ही सही कहा था. फुलाफळात जो रस, तो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो. जिसे फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स में जूस होता है, उसकी एक खुशबू होती है, वैसे ही मिट्टी की एक खुशबू होते. तसंच आपल्याला हा मातीचा वास येत असतो. एक स्वाद, एक चव असते पृथ्वीच्या पोटातली, पृथ्वीच्याच पोटातला. ओके, पृथ्वी जो हमारी धरती है, धरती के पेट से मानो क्या है, एक स्वाद, एक खुशबू, एक टेस्ट है, ये टेस्ट हमें मिलती है. घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. इस बार लेखक जब दापोली वापस गया तो एक टारगेट उसने अपने मन में रखा था. एक निश्चय त्याने आपल्या मनामध्ये करून घेतला होता. एक टारगेट त्याने आपल्या मनामध्ये करून घेतला होता की दापोलीला गेल्यावर अभ्यासाबरोबर मला काय करायचे आहे. क्या निश्चय किया था, क्या उसने डिसाइड किया था कि पढ़ाई के साथ मुझे और क्या करना.
सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. साने गुरुजी साने गुरुजींची परिस्थिती बेताची म्हणजेच ते गरीब होते. वो गरीब थे. ओके, इसलिए हर बार कपड़े खरीदना मतलब ऐश करना, चैन करना, ये सब उनके नसीब में नहीं था. तो जब वो हॉलीडेज में, वेकेशन में जब वो घर पर आए थे, जेव्हा ते घरी आले होते, उस समय उन्होंने देखा की उनका छोटा भाई है. त्यावेळी एक दिवस त्यांनी बघितले की त्यांचा एक लहान भाऊ आहे आणि हा लहान भाऊ नवीन सदस्यासाठी हट्ट धरून बसला आहे. ओके, छोटे बच्चे होते, फ्रेंड का बर्थडे, फ्रेंड ने लिया तो मुझे भी चाहिए. उनको पता नहीं उसका बर्थडे है, इसके लिए उसके डैडी ने ला के दिया, या फिर उसके डैडी के पास पैसे हैं तो ला के दिया. तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है. वैसे ही शाम का छोटा भाई है, उसने भी देखा होगा किसी फ्रेंड ने कुछ नया शर्ट, नया कुर्ता खरीदा होगा, तो वो भी जिद करके बैठ गया. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महीन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. तो उस समय उसके मम्मी ने, साने गुरुजी की मम्मी ने वो छोटे भाई को कहा था कि तेरे अन्ना दादा मतलब बड़े भाई, अन्ना दादा मोटे होतील, वो बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील मतलब क्या कि वो काम पे जाएंगे, कमाना शुरू करेंगे, मग तुला 6 महीने नवीन सदरा शिवतील, फिर हर एक 6 महीने में तुझे नया कुर्ता मिलेगा. तो टेंशन मत ले, क्योंकि कमाएंगे तो पैसा भी हाथ में रहेगा. ओके, आता नको हट्ट धरू. उसकी मम्मी ने कहा कि अभी तू जिद मत करना कि अभी मुझे चाहिए. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. ओके, क्या करते उसके बचपन में, साने गुरुजी के बचपन में उन्होंने कहा है कि कपड्यांचे बंड मतलब क्या कि जैसे आज कपड़े हम लोग बोलते ना, हर एक, जैसे गणपति आया तो कपड़े लो, दिवाली आया कपड़े, दशहरा आया कपड़े, समझ में ना. कुछ लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा होता है उनकी तो हर हफ्ते दिवाली और दशहरा होता है, हर हफ्ते नए कपड़े खरीदते हैं, समझ में ना. तो इस तरह से आजकल तुमने देखा होगा ना कि नए कपड़े खरीदना कोई बड़ी बात नहीं रही है. लेकिन उस ज़माने में कपड़ों की इतनी स्टाइल नहीं थी, इतना ज़रूरी था. बस जैसे साल में 2 बार भी कपड़े मिल गए तो बस है. उसके बाद कहा कि कोट क्या होता है उनको पता ही नहीं था. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायचा. कुर्ता जो है वो कुर्ता भी कभी कभी साल में या 2 साल में एक बार मिलता था, या 6 महीने में एक बार मिलता था. ऐसे नहीं कि हर एक त्यौहार में, हर एक 2 महीने में एक त्यौहार आया, जैसे गणपति आए, दशहरा आया, इसके बीच में बर्थडे आया तो उसके लिए नए कपड़े. तो ये सब उनके नसीब में नहीं था. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावायचे. मफलर नव्हते, जैकेटें नव्हती, गरम कोट नव्हते. ठंडी के दिनों में भी क्या करना है, जो धोती है, धोती को ऐसे 4 इसमें फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करके उसको कान के ऊपर या गले में बांधकर स्कूल में जाना है. नो मफलर, नो जैकेट्स, कुछ भी नहीं, ना गर्मी वाला कोट है, गरम कोट नाही, जॅकेट नाही, मफलर नाही, मंकी कॅप नाही, काहीच नाही. जसं आज आपल्याला सगळीकडे मिळतं, जैसे आज हमें सब कुछ मिलता है, वैसे उस ज़माने में नहीं मिलता था. मिलता था मतलब जिनके पास पैसा है उनको मिलता था, जिनके पास पैसा नहीं है उनको नहीं मिलता था. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. आईने त्याला 2-3 काबड्या लावल्या होत्या. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावायचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणावयाचे. उसने कहा कि उसका जो भाई है, उसके भाई का जो कुर्ता है वो कुर्ता फट गया था, और आई ने 2-3 गाबड़िया मतलब पैच. कपड़ा फटता है ना, आजकल क्या करते हैं, टैटू लगाते हैं, राइट. टैटू लगाए तो स्टाइल बन जाती है, लेकिन उस जमाने में टैटू नहीं था, समझ में ना. तो क्या करते थे, तो कपड़ा ही दूसरा कपड़ा फाड़ के उसके ऊपर रख के फिर इसको स्टिच करते थे. तो इस तरह से उसने 2-3 जगह पे ऐसे स्टिचेस, पैच लगाए थे. इसलिए लेखक ने, साने गुरुजी ने जब वो हालत देखे अपने भाई की, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वापस आऊँगा तो अपने भाई के लिए कपडे लेकर आऊँगा, भाई के लिए कपडे सिला कर लेकर आऊँगा. भावासाठी नवीन कपडे शिवून आणावयाचेच असा निर्धार करून ते निघाले. अब डिसाइड तो किया है, निर्धार केला आहे, परंतु त्याच्यासाठी पैसे आणायचे कुठून. ये भी एक क्वेश्चन था कि पैसा जो है, पैसा लाएंगे कहाँ पे, कहाँ से.
माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। लेखक के जो पिताजी थे, कोर्ट कचेरी का कुछ काम है तो उस समय दापोली तालुका मतलब सिटी एरिया था थोड़ा सा, तो वहां पर जाते थे। वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। उस समय आना 2 आना समझ, 4 आने मीन्स 25 पैसे, 1 आना मीन्स 6 पैसे, 6.25 पैसे, ऐसे समझ में ना। तो 4 आने मतलब 25, 8 आने मतलब 50 पैसे। मेरे ख्याल से तुमने कभी सुना ही नहीं होगा 4 आने 8 आने, क्योंकि तुम्हारा तो 1 रुपये से शुरुआत हो गई है, तुम्हारी लाइफ ही 10 रुपये से, 1 रुपये भी नहीं 10 रुपये से शुरुआत हो गई है। तुम्हें 4 आने 8 आने आने ये तुम लोग को पता नहीं होगा, हे तुम्हाला माहितीच नसेल, कारण की तुमची सुरुवातच 10 रुपयापासून झाली। ओके, तर वडील अण्णा, वडील जो है इसके जो डैडी है वो डैडी कभी ऐसे गए दापोली तो उसको आना 2 आना ऐसा देकर जाते थे। क्यों? पॉकेट मनी, इसलिए पॉकेट मनी। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। उसने डिसाइड किया कि अन्ना मतलब डैडी जो है, डैडी जो भी पॉकेट मनी देंगे तो उसमें से एक भी पैसा खुद के लिए खर्चा नहीं करना, स्वतःसाठी एकही पैसा खर्च करायचा नाही असं त्यांनी ठरवलं। ऐसे उसने डिसाइड किया। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। ज्येष्ठ महीना मतलब जून, जून 15 ज्येष्ठ महीना होता है। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण एंड भाद्रपद। तो भाद्रपद में गणपति होते, तो ज्येष्ठ और भाद्रपद के बीच में 3 महीने होते। स्कूल शुरू हो गई थी ज्येष्ठ में, और गणपति के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए अभी 3 महीने बाकी थे, और गणेश चतुर्थी के लिए छुट्टी मिलती थी जैसे आज भी मिलती है। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता, फिर उसने कहा कि ये 1 आने 2 आने, तो 3 महीने में अगर वो जो पैसे मैं कलेक्ट करूंगा तो एटलीस्ट 1 रुपये मेरे पास जमा हो जाएगा। ऐसे उसने कैलकुलेशन किया था, एक एस्टिमेट उसने बनाया कि 1 रुपये तो मेरे पास जमा हो ही जाएगा। गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असे मी मनात निश्चित केले। इस बार गणेश चतुर्थी गणपति में जब मैं घर जाऊंगा तो भाई के लिए कपड़े लेकर ही जाऊंगा। कुर्ता, नया कुर्ता सिलाकर लेकर जाऊंगा। कुर्ता ने सॉरी यहाँ पे कोट बताया, तो कोट सिलाकर लेकर जाऊंगा, ऐसे उसने डिसाइड किया। ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजतो। टारगेट के ऊपर आंखें लगी हुई थी और रोज क्या कर रहा है? पैसा काउंट कर रहा है कि आज कितना हुआ, आज कितना हुआ। ओके, सो गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली। मध्यजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। गणेश चतुर्थी जैसे टाइम बीतता है, गणेश चतुर्थी पास में आ रही है। अभी 15 दिन या 1 महीने के बाद गणेश चतुर्थी है, और उसके पास अभी 1 रुपये एंड 2 आने, 2 आने, 1 रुपया और 2 आने जमा हो गए थे, आने जमले होते। गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईवडील नवीन कपडे शिवतील। गौरी गणपति, गौरी गणपति कोंकण, दापोली कोंकण में आता है। तो कोंकण में गौरी गणपति का जो त्योहार है साल में सबसे बड़ा, दिवाली से भी बड़ा। दिवाली भी शहरों में दिवाली बड़ी होती है, लेकिन कोंकण में गौरी गणपति सबसे बड़ा त्योहार होता है, और वहीं पे नए कपड़े, उसी त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदते। तो आज का जो माहौल है, आज का जो हालत है, उसके हिसाब से तो हर एक त्यौहार मनाया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उस ज़माने में, साने गुरु जी के ज़माने में गौरी गणपति जो है, गौरी गणपति कोंकण में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता था। तो इसमें नए कपड़े, बच्चों, घर में बच्चे हैं या फिर घर में जो लोग हैं वो नए कपड़े खरीदते थे। साने गुरु जी ने सोचा कि गाँव में जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को नए नए कपड़े खरीदेंगे, तो मेरे भाई के पास नए कपड़े नहीं रहेंगे। ओके, माझ्या भावास कोण शिवे, कि बाकी लोग तो अपने अपने बच्चों को कपड़े सिला के दे देंगे, लेकिन मेरे भाई कौन सिला के देगा, क्योंकि डैडी की इतनी आमदनी नहीं थी। मी शिंप्याकडे गेलो। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। वो टेलर के पास गया, शिंपी, शिंप्याकडे, शिंपी मतलब टेलर, टेलर के पास गया और साथ में उसके भाई के एज का, हाइट का ऐसा एक लड़का हो उसके पास लेकर गया मेजरमेंट के लिए। त्याच्या अंगाचा कोट शिवायला मी सांगितले। उसने कहा कि इसका मेजरमेंट लेके इसके हिसाब से कोट मुझे सिला के चाहिए। 2 वार कापड घेतले, 2 वार मतलब 2 मीटर,
2 वार कापड़ घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले। कोट के अंदर अस्तर डालना पड़ता है, तो अस्तर भी उसने खरीदा। कोट तैयार झाला, जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। उसने जो भी अपना पॉकेट मनी का पैसा जमा करके रखा था उसमें सारा सेट हो गया। चलो पैसे खत्म हो गए। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। नहाले होते मतलब जब उसने कोट हाथ में लिया तो इमोशनल हो गया, और इमोशनल होने की वजह से उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। मतलब भाई के लिए आज वो एक कोट मैनेज कर सका था। तो एज अ स्टूडेंट उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने जो भी पॉकेट मनी के पैसे थे वो सब बचाकर उसने क्या किया था, अपने भाई के लिए कोट सिलाया था। काय केलं होतं त्यांनी की अभ्यासाबरोबर खाऊचे पैसे वाचवून आपल्या भावासाठी एक त्यांनी कोट शिवून घेतला। तर त्याच्यासाठी खूप मोठं यश होतं। ओके, इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। मी घरी जाण्यास निघालो। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले पावसापर्यंत जाऊ नकोस। अब लेखक, गणपति का त्योहार है, लेखक को छुट्टी मिली है, वो अपने घर जाने के लिए रेडी हो गया। तो लेखक जो है दापोली में कॉन्वेंट पे नहीं, किसी के घर पे ऐसे मतलब बोलते रेंट से या ऐसे पेइंग गेस्ट, एज अ पेइंग गेस्ट रहता था। तो उन्होंने कहा बारिश का मौसम है, बारिश के दिन है, तू जाना मत, प्रॉब्लेम हो सकता है। पावसापर्यंत जाऊ नकोस, नदी नाल्याला पूर आले असतील, पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या ह्यांना उतार नसेल, आमचे ऐक। उसने कहा क्योंकि बारिश के दिन में कोंकण में बारिश ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में कोंकण में बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसने कहा कि नदी नाले उसमें बाढ़ आई होगी, कि नदी नाला पूर आला असेल। फिर पिसायचा पर्या, पर्या मतलब ओढ़ा, ओढ़ा मतलब नाला, नदी से जो छोटा होता है थोड़ा। तो उसने कहा कि वो जो नाला है उसके बाद सोंडे घर, वहाँ का जो नाला है उतार नशल, उतार नशल मतलब क्या कि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, तुम समझ नहीं पाओगे पानी का फोर्स क्या है। आमचे ऐक, हमारी बात सुनना। मी कोणाचे ऐकले नाही, साने गुरुजीने किसी का नहीं सुना। हृदयात प्रेमपूर आला होता, तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीख घालणार। उसने कहा कि उसके मन में अपने भाई के लिए जो प्यार की बाढ़ आई थी, वो बाढ़ उसके सामने नदी नाले के बाढ़ तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। तो नदी नाले का बाढ़ क्या है, इतना बड़ा बाढ़ तो मेरे मन में आया है, अगर मैं उसकी फिक्र नहीं करता तो नदी नाले की क्या फिक्र करूंगा। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, उसने बांध केला उसको थैले में और निकल गया। पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो, चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते। उसने कहा मतलब वो इतना एक्साइट है घर जाने के लिए, इतना उतावला है कि वो सोचता है कि अगर मेरे विंग्स होते, पर होते, तो मैं उड़ के जाके अपने भाई के पास पहुंच जाता, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, चलने की मेहनत भी नहीं लेनी पड़ती, चालायचा त्रास पण वाचला असता। सुख स्वप्न दंग होतो, सपने में मशगूल था कि गुम हो गया था सपनों में। आईला कितनी आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो, मम्मी को कितनी खुशी मिलेगी कि बड़े भाई ने अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर छोटे भाई के लिए कोट सिला के लाया, मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। यही कल्पना, यही विचार उसके मन में थे। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी मतलब क्या मालूम है, पानी का सांप होता है, जो पानी में, तो उसको नानेटी कहते हैं। तो ये जो ये नानेटी सांप का है वो पानी में ज़्यादा होती है, तो उसने उसके पैर के पास कूदी मार के वो निकल गई। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे। नानेटी मतलब सांप का एक प्रकार है। मला जरा भीती वाटली, जपून चालू लागलो। लेखक को डर लगा कि ये नानेटी है, वैसे कोई और बड़ा सांप होगा, तो इसलिए डर डर के मैंने संभाल के वो चल रहा है। पिसेचा पर्या दूथडी भरून वाहत होता। दूथडी मतलब दोनों बैंक पूरे भर के। तो पिसई पर्या का नाम है, वो जो है दूथड़ी मतलब दोनों बैंक भर के वो क्या हो रहा था, फुल फ्लो में बह रहा है। त्याच्या पाण्याला ओढफार, काय करायचे, उसका फोर्स बहुत है, वो जो पानी डीप है उसको फोर्स बहुत है, क्या करना है। आईचे नाव घेतलं व शिरलो पाण्यात, मम्मी का नाम लिया, और मम्मी का नाम लिया मानो मम्मी का आशीर्वाद है समझ के पानी में घुस गया। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकावायचे। हाथ में लकड़ी है, तो लकड़ी से पानी का ऐसे अंदाज ले रहा है,
इतना यहाँ पे कितना डीप पानी हो सकता है, ओके यहाँ पे मिट्टी हो सकती है क्या, यहाँ पे कीचड़ हो सकता है क्या, पानी में फंस सकता हो क्या, यहाँ पे पत्थर है क्या, तो ये अंदाज आलेला आहे. असा अंदाज घेऊन तो पाण्यामध्ये एक एक पाऊल टाकतोय, पानी में एक एक कदम रख रहा है. मग पाऊल टाकायचे. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. और एक तो मोड ऐसा है कि लेखक वो पानी में बह के जाने वाला था, लेखक त्या पाण्यामध्ये वाहून जाणार होता, परंतु कसा बसा बाहर आया, लेकिन कैसे भी करके उसमें से बाहर आ गया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवेल. और उसने कहा कि वो जो नाला है वो नाला भी दूसरी बड़ी बड़ी नदियों को प्यार से मिलने जाता है, तो उसके मन में भी प्यार है, तो प्यार की भावना को समझता है. तो मेरे मन में भी प्यार है, माझ्या मनात पण प्रेमाची भावना, त्याच्यामध्ये पण प्रेमाची भावना, दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो मुझे डूबने कैसे देगा, वो भी तो मुझे हेल्प ही करेगा. ये सोच के वो आगे निकल गया. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो, त्या नाल्यात उत्सुक, जैसे वो नाला, जैसे नाले के अंदर एक्साइटमेंट है, वैसे उसने कहा कि मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं भी तो मेरे भाई को मिलने जा रहा था, तो मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट थी. धावपळ करतो, भाग दौड़ कर रहा है, त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. नाला जैसे अपना दिल भर के लेके जा रहा है, वैसे लेखक ने कहा कि लेखक भी अपना दिल भर के लेकर जा रहे थे. रस्त्यातील खडी वर आली होती, सुयांसारखे दगड पायानं खूपत होते. रोड के ऊपर जो खड़ी पत्थर होते ना, कंस्ट्रक्शन के टाइप पे जो डालते, वो बारिश की वजह से रास्ता खराब हो गया था, तो वो सब पत्थर ऐसे ऊपर आ गए थे, मिट्टी सड़ के सब धुल के गई थी और सुई के से पैर में चुभ रहे थे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन लेखक का उस तरफ ध्यान नहीं था. क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई को मिलने जाना था. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालू होती. अंधेरा होने से पहले कुछ भी करके घर पे पहुंचना ही पहुंचना है. परंतु वाटेतच अंधार पडला, कडाड कडाड आवाज गरजते थे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया और बिजली कड़कने की आवाज हो रही है. वीज चमकण्याचा कडाड कडाड आवाज होत आहे. विजा चमचम करत होत्या, बिजली चमक रही है, खळखळ पाणी वाहत होते, पाणी बह रहा है. त्या पंचमहाभूताच्या नाचातून मी चाललो होतो. पंचमहाभूत, पृथ्वी, आकाश, वायू, हवा, अग्नि, हे पंचमहाभूत माने जाते. पंचमहाभूत कोणते आहेत? पृथ्वी, आकाश, पानी, वायू आणि अग्नि, ही 5 महाभूते मांडली जातात. और इससे हमारी पृथ्वी बनी है, त्यापासून आपली पृथ्वी बनलेली आहे. वातावरणामध्ये ह्या गोष्टी आहेत. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो और ऐसे करते करते नाले, बारिश, इसमें से रास्ता निकालते निकालते घर पे पहुंच गया. ओला चिंब होऊन गेलो होतो, पूरी तरह से भीग गया था. आई, मैं बाहेरून हाक मारली. उसने बाहर से अपनी मम्मी को बुलाया. हवेत फार गारठा आलेला होता, हवा, ठंडी हवा हो रही थी. ओके. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. वडील संध्या, संध्या मतलब शाम की ना पूजा वगैरह होती है, वो कर रहे थे. मम्मी ने क्या किया, उसको शेगड़ी, शेगड़ी मतलब जिसमें कोयले डाल के खाना बनाते, उसके अंदर कोयले डाले, जलते हुए अंगारे डाले और उसको गर्म होने के लिए दे दिए, अपने हाथ सेकने के लिए दे दिए. अण्णा आला. आई, अण्णा. धाकट्याभावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. ओके. सो अन्ना मतलब बड़ा भाई, भैया आए, भैया आए, आई, अण्णा आले, ऐसे छोटे भाई करके उसने दरवाजा खोला. दोनों भाई जाके उसको लिपट गए. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास, सारा भिजलास ना, आई विचार लागली. इतनी बारिश हो रही है, इतने बारिश में तू क्यों आया, एवढ्या पावसामध्ये तू का आलास, पूर्ण भिजलास ना. मम्मी होती ना, ओके, मम्मी बोलते कि इतने बारिश में, मतलब बच्चे को ज़्यादा कहता है डैडी, चलो डैडी तो केयर करते नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मम्मी थोड़ी ज़्यादा केयर करती है. तो मम्मी ने कहा कि क्यों आया, भीग गए ना पूरी तरह से. सोंडेघरच्या पर्याला पानी नव्हते का रे. डैडी ने पूछा, डैडी को भी बताया, सोंडेघर का जो नाला है, उस नाले में ज़्यादा पानी होता है, उसको क्रॉस करके आना. ऐसी हालत में वो क्रॉस करके आना, वो जो नाला है वो नाला क्रॉस करके आना बहुत बड़ी बात है. हाँ, अगर वहाँ पे पानी कम है तो जा सकते हो, लेकिन जिस तरह से बारिश होती उसके हिसाब से वहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल. इसलिए उसके डैडी ने पूछा कि क्या वहाँ पे पानी नहीं था. हो, परंतु मी आलो. उसने कहा हाँ पानी तो था, लेकिन मैं कैसे तो आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. उसके डैडी ने कहा कि उस दिन तो परसों एक बाई, एक औरत, एक लेडी वहाँ से बहकर गई. पहले ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. मम्मी ने कहा कि काम कर, वो गीले कपड़े चेंज कर
और गर्म पानी से पहले नहा ले तो सारी ठंडी जो ठंडी भाग जाएगी. मी अंघोळीस गेलो, धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. फिर लेखक जो है, लेखक नहाने के लिए गया तो उसके भाई ने जो गाठोडे, गाठोडे मतलब पोटली जो है छोटी, वो पोटली उसने छोड़ के देख ली. लहानसे गाठोडे सोडले. लहान मुलांना सवयच असते और छोटे बच्चों को आदत रहती है कि कोई अगर आता है कैसे ना, तो उसने क्या लेकर आया है क्या नहीं वो देखना है. सवयच असते, त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. बाहर से जब कोई आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आए होंगे. खिलौने नहीं तो एटलीस्ट खाने के लिए कुछ ना कुछ लाया ही होगा. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार. लेकिन उसने कहा कि मैं तो स्टूडेंट, मैं अपने भाइयों के लिए क्या लेकर जा रहा हूँ. उनको खाने के लिए क्या लेकर जा सकता हूँ, खाने के स्वीट्स क्या लेकर जा सकता हूँ, कोणते खेळणे आणणार, कौन से खिलौने लेकर आऊंगा, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार, कौन सी एक ड्राइंग बुक दे सकता हूँ. मी गरीब होतो, मैं गरीब था. परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. लेकिन छोटे भाई को उस पोटली में कुछ तो मिला था. त्यात कोट सापडला. क्या मिला उसको, उसमें कोट मिला. नवीन कोट, नया. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते. वो एक सिंपल कोट नहीं था, वो दिल था, वो मन था, वो प्यार था. ती आईचे फलद्रूप झालेली शिकवण होती. वो मम्मी ने जो संस्कार केले ना, उसका फल था. ओके. अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे. धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. अण्णा, ये छोटा जो कोट है ये किसके लिए है, ये किसका है नया. पूछते पूछते लेखक के पास पहुंच गया. मग सांगेन घरात जा घेऊन. मी म्हटले, उसने मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो घर में लेकर जा. आई हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही. तो उसने मम्मी को जाकर बताया, मम्मी ये कोट देखो. लेकिन कोट तो भैया के बॉडी के हिसाब से कोट बहुत ही छोटा है, उनका तो नहीं हो सकता. धाकटा भाऊ कोट अण्णांच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. हो आई. उसने कहा कि ये उसके हिसाब से तो बहुत छोटा है, तो ये क्या मेरे लिए लेकर आया है. धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. छोटा भाई जो छोटा भाई मम्मी को पूछ रहा है. आईने कोरडे धोतर दिले. मी चूल्हेजवळ शेकत बसलो. मम्मी ने पूरे एक ड्राई धोती थी, वो उसको दे दी और वो चूल्हे के पास बैठ गया हीट के लिए, गर्मी के लिए. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट, मोरू जोशांकडे कार्य द्यावायचा आहे. फिर मम्मी ने पूछा, श्याम ये किसका कोट है, क्या मोरू जोशी को देना है क्या, उनके घर देना है क्या. कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले. फिर उसके डैडी कहते कि कापातल्या मतलब कोई जगह की नाम हो गई. तो उसने कि मुक्या मतलब मुकेश नाम का कोई, मुकेशा ऐसे कुछ नाम होगा, तो उसने भेजा होगा, ऐसे उसने कहा. नाही, हम पुरुषोत्तम साठी शिवून आणला आहे. मी म्हटले. साने गुरुजी कहते नहीं उनका किसी का नहीं है, ये मैंने पुरुषोत्तम, उसके छोटे भाई का नाम क्या है, पुरुषोत्तम. तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पुरुषोत्तम के लिए सिलाकर लेकर आया हूं. काय सांगितलं त्यांनी की हा आपल्या पुरुषोत्तम साठी आहे. पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस, वडिलांनी विचारले. डैडी स्ट्रिक्ट थे पैसे को मामले में. उन्होंने कहा कि तू पैसे कहाँ से लेकर आए, तूने पैसे कहाँ से लाए, किसी का कर्जा लिया या जो फीस के लिए पैसे थे वो तूने खत्म किए. उस जमाने में देखो डैडी जो थे, डैडी को किसी का कर्जा लेना भी बहुत ही बोलते ना, मतलब एक अच्छी भी चीज़ नहीं लगती थी. किसी का कर्जा लेके मौज करना, ऐश करना उनको अच्छा नहीं लगता था. कोणाच्या पैशाला हाथ तर नहीं ना लावलास. आई ने कातर, मम्मी को इसे डर लगा तो उसकी आवाज़ टूट रही, तो उसने ऐसे लगा कि किसी का पैसा तुमने, मतलब किसी के पैसे चुराए तो नहीं. आई, मी कर्ज काढणे चोरले नाही, पीछे पैसे ही नहीं. मी म्हटली. उसने कहा, ना मैंने कर्जा लिया है, ना मैंने कहीं पे चोरी की है, ना मैंने मेरे फीस के पैसे खत्म किए, उड़ाए हैं. मग उधार का शिवून आणलास, श्याम वडिलांनी विचारले. फिर डैड ने पूछा, अगर तूने चोरी नहीं की, ओके, फीस के पैसे ने खर्च नहीं किए, ओके, किसी से कर्जा नहीं लिया, तो क्या उधार में सिला के लाया. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आना 2 आना देत असा, ते मी जमविले. उसने कहा कि भाऊ, वो अपने डैडी को भाऊ कहता था. तो उसने कहा कि भाऊ, आपने मुझे हमेशा पॉकेट मनी के लिए 1 पैसा, 2 पैसा, 1 आना 2 आना देते रहे, मैंने उसे जमा किया.
गेल्या 2-3 महीन्यांचे सारे जमिले त्यातून हा कोट शिवून आणला। उसने कहा पिछले 2-3 महीने से मैं जमा कर रहा था और उसमें से मैंने क्या किया, कोट सिलाकर लेकर आया हूँ। आई म्हणत असे, तुझे अण्णादादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तम नवीन नवीन शिवतील कोट। मम्मी हमेशा कहती कि तुम्हारे भाई अन्ना बड़े हो जाएंगे फिर तेरे नया कोट सिलाएंगे। मी मनात ठरवले होते कि येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावायचा। ये मैंने मम्मी से सुना था कई बार, इसलिए इस बार मैंने डिसाइड किया कि जाते समय एक नया कोट सिलवा कर लेकर जाना है। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का, मी म्हटले। फिर उसने अपने भाई से कहा कि पहन के देख तुझे फिट होता है क्या। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा आता माझी पेंसिल हलवणार नाही, आई बघ। उसने कहा कि उसने पहन के देखा और उसने कहा अण्णा ये तो बहुत अच्छा है। तो बोला भाऊ हा खूप छान है, आतलाही खिसा अंदर भी एक पैकेट है। उस अंदर के पैकेट में उसने कहा कि अब मेरी पेंसिल कहीं पे गुम नहीं होगी। पेंसिल मतलब चौक। तो उसने कहा मेरा चौक है वो चौक अभी गुम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंदर के जेब में रखूंगा। ओके। और ये जो पुरुषोत्तम ने मम्मी को कोट दिखा रहा है, मी सांगितले हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला। उसने जो अपने किस तरह से मैनेज किया था, किस तरह से अपने पैसे बचाकर अपने भाई के लिए कोट सिलाया, ये जब उसने सारी कहानी बताई, हा सर्व प्रकार जेव्हा त्याने आपल्या आईला सांगितला तेव्हा आईला गहिवरून आले। मतलब उसके मम्मी के आंखों में आंसू आ गए, मम्मी इमोशनल हो गई। श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। उसकी मम्मी ने कहा तू एज में बड़ा नहीं है, तू पैसों से बड़ा नहीं है, तू पढ़ाई करके भी अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन तू मन से आज ही बड़ा हो गया है। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। और उसने कहा यही जो प्यार है, आज अपने छोटे भाई के लिए तेरे मन में जो प्यार है, जो अपनापन है, इसी प्यार को तुम्हें कंटिन्यू रखना है। या प्रेमावर कोणाची दृष्टि पडू नको पडला। और ये जो प्यार है तुम्हारे भाइयों के बीच में, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पडनी चाहिए। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाहीत। त्या हात फिरवण्यात सारे बोलने होते, साऱ्या स्मृति होत्या। डैडी भी पास में आए और डैडी ने पीठ के ऊपर से प्यार से हाथ को घुमाया, ओके, पीठ को सहलाया, पैटिंग किया। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका जो टच था, जो पैटिंग थी, उसने बहुत कुछ बातें बताई थी, बहुत कुछ यादें थी। तो इस तरह से श्याम मतलब साने गुरुजी, ओके, पांडुरंग सदाशिव साने म्हणजेच साने गुरुजी यांनी आपल्या भावासाठी कशी मेहनत केली, किंवा आपल्या भावाच्या आनंदासाठी किंवा भावासाठी त्यांनी कसे आपले खाऊचे पैसे वाचवले आणि कोट शिवला, याच्यातून लहान भावाबद्दलचं प्रेम जे आहे हे प्रेम दिसून, आणि म्हणूनच या धड्याचं नाव आहे श्यामचे बंधू प्रेम। ओके, थँक्यू।